हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को मेंडलीव के मेरिट्स बता दिए थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेंडलीव के डीमेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव के डीमेरिट्स क्या क्या थे। तो कुछ स्पेशल टाइप के डीमेरिट्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। उसके साथ में आपको एक डायग्राम दूंगा आज, जिसमें आपको सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले डीमेरिट से। तो पहला डीमेरिट क्या था? पहला डीमेरिट था कि इसकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास पे। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास पे कोई भी पीरियोडिक टेबल बेस्ड नहीं होती। पीरियोडिक टेबल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, ऐसा आज के टाइम में हमें पता है। लेकिन मेंडलीव ने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी वो एटॉमिक मास थी, जो कि गलत थी। तो पहला पॉइंट, his periodic table is based on atomic mass। तो ये इसकी पहला डिमेरिट था कि इसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। सेकेंड, अब देखो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और क्या डिमेरिट्स थे? तो सेकेंड डिमेरिट्स है एलिमेंट्स having different properties are placed in same group। अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो सेम ग्रुप में रखे गए। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, और जिनके जिनके एटॉमिक मास सेम निकलेंगे उनको उसने एक जगह दे दी थी, जो कि इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एर्गॉन और कैल्शियम। अगर एर्गॉन और कैल्शियम की पोजीशन आप देखो तो उसके हिसाब से सेम प्लेस कंटेन करने वाले एलिमेंट्स है, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक नोबल गैस है तो दूसरी अल्कलाइन अर्थ मैटर। ठीक है, तो सेकेंड डिमेरिट। थर्ड, some vacant places are present in Mendeleev's periodic table। उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया था, यानी कि वो नहीं जानता था कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट आने वाले, और उसने उसके आगे एलिमेंट्स को पुट कर दिया था। ठीक है, तो जैसे सिंपल सी बात है यार, एक बात बताओ, अभी अपने पास एलिमेंट्स है, आज 118 टाइप के एलिमेंट्स है, तो अपन को पता है ना जो अगला एलिमेंट ढूंढा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर 119 होगा, फिर 120 होगा। ऐसे करके मैं भी चाहूं तो पीरियोडिक टेबल को 1000 लाख ऐसे मैं एलिमेंट्स बता सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ उनका एटॉमिक नंबर पता होगा, तुम्हें भी पता होगा ना। तो हमें उनका एटॉमिक मास पता है, ना उनकी प्रॉपर्टी पता है, और ना ही हम उनका कोई सिंबल या नेम जानते हैं। तो वैसे ही मेंडलीव को नहीं पता था कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, तो उसने उन प्लेसेस को क्या किया, वैकेंट रख दिया, उन पे क्वेश्चन मार्क डाल दिए कि आने वाले टाइम में जब कोई आएगा तो ढूंढेगा और यहाँ एलिमेंट पुट करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड उसका डीमेरिट था। फोर्थ था he did not define isotopes। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आइसोटोप्स अगर इसके हिसाब से देखो, लाइक 1H1, 1H2, 1H3, तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो इसके हिसाब से इन तीनों को अलग अलग प्लेस मिलना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे है, तो एटॉमिक मास इन तीनों का ही चेंज आ रहा है ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो डिफरेंट एटॉमिक मास होने की वजह से इनकी पोजीशन उसके हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए थी, ऐसे ही होना चाहिए था ना। लेकिन उसने आइसोटोप्स के बारे में बताया ही नहीं था कि एलिमेंट्स के कोई आइसोटोप्स भी होते हैं।
तो ये था नेक्स्ट, ही डिड नॉट डिफाइन आइसोटोप्स। नेक्स्ट है he defined lantanoids and actinoids। ये lantanoids और actinoids क्या होते हैं? ये lantanoid और actinoid जो लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में आप नीचे देखो पीरियोडिक टेबल के नीचे दो सीरीज दी हुई है, तो एक सीरीज का नाम होता है lantanoids और एक सीरीज का नाम होता है actinoids, यानी कि उसने एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में नहीं बताया। Lanthanoids and actinoids are F block elements। तो मेंडलीव ने F block elements के बारे में भी नहीं बताया था। नेक्स्ट है, यहां हटा, यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट 6 नंबर, position of hydrogen is not defined। उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को भी डिफाइन नहीं किया था। देखो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी डिफाइन नहीं है। हाइड्रोजन को तुम या तो एस ब्लॉक में रख सकते हो या फिर पी ब्लॉक में फ्लोरीन के ऊपर, ठीक है, या तो वो हाइड्रोजन जो है वो लिथियम के ऊपर रखा जाता है, बट ऐसा नहीं है, वो उसकी पोजीशन नहीं है। उसकी पोजीशन दोनों हो सकती है, लिथियम के ऊपर भी और फ्लोरीन के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो दो स्टेट में होता है, +1 और -1। जब वो +1 में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है अल्कली मेटल से, ठीक है, और जब वो H- की पोजीशन में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं हेलोजन से। तो हेलोजन और अल्कली मेटल्स क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी उसने फिक्स नहीं की थी, डिफाइन नहीं की थी। तो ये थे मेंडलीव्स के डीमेरिट्स, ठीक है, उसने क्या क्या चीजें की थी। देखो जनरली क्या होता है, डीमेरिट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं, बट जो मोस्टली हम जानते हैं, जो मोस्टली हम पढ़ते हैं वो यही सारे, ठीक। नोट डाउन कीजिए इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की तरफ। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के साथ नहीं देखा जाता, ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसने एक साथ पुट कर दिया था, एक ग्रुप में पुट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि उसकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास पे बेस्ड होने की वजह से सारी चीजें, सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो डीमेरिट्स हैं, ये जनरेट हुए थे। अगर उसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती तो शायद आज हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने की नीड नहीं होती। नोट डाउन कीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की तरफ। चलिए हटाता मैं इसको। अब जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम आज के टाइम पे भी पढ़ते हैं, और उसका डायग्राम मैंने आपको पहली क्लास में ही बना के दे दिया था, उसमें बहुत सारी चीजों को डिफाइन करवा दिया था। आज बस उन्हीं चीजों को मुझे लिखवाना है, ठीक है। तो हम डाल रहे हैं हेडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म में देखो तो क्या बन जाता है, LFPT। LFPT मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म में LFPT। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था मोजेले। लाइक कोई बंगाली हो तो वो यही बोलेगा ना मोजेले, बट इसका नाम था मोजले।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोजले ने, ठीक है। अब मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, अब इसने भी अपनी एक लॉ दी थी, जैसे मेंडलीव ने दी थी। मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव और इसकी जो लॉ है, पीरियोडिक लॉ है, वो बिल्कुल सेम है। उसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वहां पे एटॉमिक मास था और यहां पे एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पीरियोडिक लॉ की। तो हेडिंग डालेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार पढ़ो और खत्म करो, ऐसा वाला सीन है। तो इसमें ज्यादा माथा पच्ची मत करना, ठीक। यानी कि ये सब बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसको एक बार पढ़ा खत्म किया। ये पीरियोडिक टेबल थी, इसमें ये बोला गया, ये एडवांटेजेस थे, ये डिसएडवांटेज, खत्म। इससे ज्यादा हमें डिटेल नहीं चाहिए होती। डिटेल हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यानी ये जो चैप्टर है ना, वो मोस्टली इन पे डिपेंड नहीं करता, वो चैप्टर डिपेंड करता है कुछ प्रॉपर्टीज पे। लाइक आपने सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी, ये सब इस चैप्टर में कंटेन होते हैं। तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है रेदर देन इन सबसे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल, सेम वही लॉ लिखने वाले हैं हम, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses and atomic number, and atomic number is the fundamental property of an element। तो ये चीज याद रख लो, इससे पहले जो भी पीरियोडिक टेबल थी वो सब बेस्ड थी एटॉमिक मास पे, लेकिन ये अकेली पीरियोडिक टेबल है जो बेस्ड थी एटॉमिक नंबर, ठीक है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और आपकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। और यही चीज मेंडलीव ने उल्टा किया था, उसने एटॉमिक मास को एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता दिया था। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, अब देखो मेंडलीव ने, सॉरी मोजले ने कैसे पता किया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो इसने क्या किया था, इसने है ना एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक्सरे को मेटल पे बॉम्बार्ड करवाया था, यानी मेटल पे एक्सरे की बॉम्बार्डिंग करवाई थी। तो बॉम्बार्डिंग करवाने पे इसे क्या मिला कि जो एक्सरे है उसका स्क्वायर रूट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी एलिमेंट का उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। तो इसको कैसे पता चला था? तो इसने क्या किया था, मेटल पे एक्स रे की बॉम्बार्डिंग करवाई, ठीक है, एक्स रे की बॉम्बार्डिंग करवाई, और इसने क्या पाया कि जो एक्स रे का अंडर रूट है, यानी अंडर रूट वी जो है वो किसके इक्वल था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जेड, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जेड क्या होता है? जेड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है
वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट वी है ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक्सरे की बॉम्बार्डिंग कराई मेटल पे। मेटल पे करवाने के बाद उसने क्या पाया कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज मींस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। तो यहां से उसको पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसको पता चल गया था कि एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और यहां से उसने ग्राफ भी प्लॉट किया था जो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा था। स्ट्रेट लाइन शो करने का मतलब क्या था कि उसमें किसी भी टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला, जैसे मेंडलीव में मिल रहा था। मेंडलीव में मास के एक्सेप्शंस मिल रहे थे। ठीक है, उसकी पीरियोडिक टेबल मास के बेस पे थी, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करो तो 18 AR 40 और 19 K 39 ये उसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन था। कैसे, अगर एटॉमिक मास के बेस पे थी तो ज्यादा मास वाला पहले कैसे आ गया, इसको तो बाद में आना चाहिए था ना। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उसका कि ज्यादा मास पहले आ गया। एटॉमिक मास पे बेस्ड होने के बाद भी ज्यादा मास वाला एलिमेंट पहले आ रहा है और कम मास वाला बाद में आ रहा है। ठीक है, यानी ये एक्सेप्शंस मिल रहे थे उसमें, लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। तो यहां से जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, अंडर रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये रिलेशन पाया था। अब देखो ए और बी कांस्टेंट है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता करना था कि उसको कैसे पता चला कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और यहां से देखो एक ग्राफ भी प्लॉट करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे और जेड के बीच में अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता तो वो ग्राफ कैसा आता, अगर मैं जेड और अंडर रूट वी के बीच में ग्राफ, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ जो प्लॉट होता है वो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। तो ऐसा ग्राफ आ रहा था, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा था, यानी कि इन सब पे एटॉमिक नंबर्स अगर आप रख रहे हो तो कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अगर एक्सेप्शन आता तो ये ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जाता है। ठीक, इस टाइप से आता। तो एटॉमिक मास के केस में ग्राफ ऐसा जाता है, एटॉमिक मास के केस में ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के साथ यानी जेड के साथ इसने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो करने लगा। इसका मतलब कि एक एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये ग्राफ उसने प्लॉट करके पता कर लिया। चलिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बता दिया कि उसको कैसे पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कोई तो रीजन होगा, आपके मन में भी आएगा भाई ऐसे मैंने कैसे बोल दिया, कोई तो रीजन होगा। तो रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उसने एक्स रे की बॉम्बार्डिंग करवाई थी और एक्स रे की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट उसने क्या पाया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि किसके इक्वल होता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बनवाया था या तो उसे खोल के बैठ जाओ थोड़ी देर, नहीं तो कोई पीरियोडिक टेबल हो तो उसको सामने ले लो। ठीक है, क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, तो हम लिखेंगे मॉडर्न
periodic table is divided in 18 vertical lines called groups and 7 horizontal lines called period. तो देखो जो मॉडल पीरियोडिक टेबल थी वो 18 वर्टिकल लाइंस में डिवाइडेड है और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस में। जो वर्टिकल लाइंस है उसको आप ग्रुप्स कहते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है आप उसको पीरियड्स बोलते हो, ठीक है। तो ये उसने डिवाइड किया था अपनी पीरियोडिक टेबल को, यानी स्ट्रक्चर उसका ऐसा था। इसके बाद इतना नोट करने के बाद लाइन चेंज करके लिखेंगे, तो इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता। तो देखो लाइन चेंज करके लिखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज also divided in 4 blocks। अब देखो ये जो 4 ब्लॉक्स की बात मैं करने जा रहा हूं इनसे अलग अलग चैप्टर। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, और चौथा है एफ ब्लॉक। तो इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उस दिन मैंने आपको बता दिया था कौन सा एस ब्लॉक होता है, कौन सा पी ब्लॉक होता है, कौन सा डी ब्लॉक होता है और कौन सा एफ ब्लॉक। तो देखो मॉडल पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल लाइंस और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस में थी, उसके साथ साथ 4 ब्लॉक्स में डिवाइड थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हम इसको इजी कैसे याद कर सकते हैं, एसपीडीएफ, लाइक एसपीडीएफ। आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, लाइक एसपीडीएफ, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, एस पी देन डी देन एफ। तो इसको नोट कीजिए, अपन बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं। तो पहला वाला पढ़ते हैं एस ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने आपको उस दिन जो क्लास में डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, ये याद रख लेना कि ये सारी चीजें वहीं से मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अगर आपने थोड़ा सा भी उन पे एफर्ट डाला होगा तो ये सब आपको 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। नॉर्मल एलिमेंट्स, ऑलवेज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी स्ट्रेंथ क्या थी कि कोई भी क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी, मैं उनको डायग्राम बना के सेट करता था। यानी क्वेश्चन जो भी बोल रहा है मैं डायग्राम बनाते जाता था और देखता था कि क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। तो मुझे डायग्राम से क्लियर हो जाता था कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो अगर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन जैसे ऐसा है कि हाँ भाई इतना था, इतना कंटेनर था, इतनी गैस चली गई, इतनी गैस रह गई, तो उसमें ना कुछ मत करो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसका डायग्राम बनाते, प्लॉट करते चले जाओ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। जैसे जैसे तुम डायग्राम प्लॉट करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो तुम उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लोगे। तो ये याद रखना, जब भी मैं किसी चीज को डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो समझ जाना उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उस डायग्राम को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना कि आप सोचो कि नहीं भाई ये तो है, छोड़ो हटाओ, तो उसी डायग्राम में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो सारी चीज मैंने आपको उसी दिन एक्सप्लेन कर दी थी। यानी अगर आप देखो तो ये जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है 100% सिर्फ उस डायग्राम से ही क्लियर हो चुका था और उससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। आप देख लेना यहाँ पे ये तीनों नाम होते हैं उसके। पहला पॉइंट एस ब्लॉक, एस ब्लॉक contains first and second group in periodic table। तो S ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंटेन करता है। सेकंड पॉइंट, S ब्लॉक
कंटेन्स मेटल्स। चलो एक बार एक काम करना, ये लिखने के बाद जरा सा नाम लिख लो। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इनका नाम क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप का नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हो जाते हैं जो एस ब्लॉक कंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट, एस ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स। एस ब्लॉक जो होता है वो मेटल्स कंटेन करता है। ठीक है, थर्ड, लास्ट electron is entered in s subshell of s block elements। यानी तुम किसी को कैसे बताओगे कि वो s block एलिमेंट है? तो s block एलिमेंट्स तुम कैसे बताओगे? तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s सबशेल में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम को देखूं 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में गया, एस सबशेल में गया, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो किसी भी ब्लॉक को पहचानने के लिए ये देख लो कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। जिस सबशेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये था एस ब्लॉक। कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में ही सिखा दिया था, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में ही सिखा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें 1s2 2s2 आपबाउ प्रिंसिपल मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो आपबाउ प्रिंसिपल से ही ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको मुझे शायद दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप जाना वहां से आपबाउ प्रिंसिपल देख लेना। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चले आगे। सेकेंड कौन सा था? पी ब्लॉक। इसका भी दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और इसका भी तीसरा नाम होता है नॉर्मल एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बाकी दोनों नाम सेम ही होते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और दोनों ही आपके नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं। पी ब्लॉक में पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट वही लिख लेते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑक्सीजन ले लूं 8O 1s2 2s2 2p4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में जा रहा है? पी सबशेल में, तो पी सबशेल में जा रहा है मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। सेकेंड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन्स P block generally contains नॉन मेटल्स। यानी P ब्लॉक जो होता है उसमें जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड, P block contains 13 to 18 group
इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो 13 टू 18th ग्रुप होता है वो आपका पी ब्लॉक कहलाता है या पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो 13 टू 18th ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए आप उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम नाम लिख लेते हैं। जैसे 13th ग्रुप है, फिर 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17th और 18th, इनके नाम क्या होते हैं? तो देखो, जो आपका 13th ग्रुप होता है उसको आप बोलते हो बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप को बोलते हो कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप को बोलते हो नाइट्रोजन फैमिली। ये ऑक्सीजन फैमिली 16 वाला। 17th होता है आपका हेलोजन और 18th होता है आपका नोबल गैस। ठीक है, तो ये इनके नाम होते हैं। 13th ग्रुप को आप बोलते हो बोरॉन फैमिली, 14th को आप बोलते हो कार्बन फैमिली, 15th को बोलते हो नाइट्रोजन फैमिली, 16th को बोलते हो ऑक्सीजन फैमिली, 17th को बोलते हो हेलोजन और 18th को बोलते हो नोबल गैस। तो ये 13th टू 18th ग्रुप आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या क्या है वो लिखे हुए, नोट डाउन कीजिए इसको। तो किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट को अगर पहचानना है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सबशेल में जा रहा होगा। एस ब्लॉक का है तो एस सबशेल, पी ब्लॉक का है तो पी सबशेल, डी का होगा तो डी सबशेल और एफ का होगा तो एफ सबशेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये क्लास को बहुत वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट होंगी यानी क्लास पार्ट 3 वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा और होप आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आए। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी जल्दी से नोट्स बना के एक बार पढ़ के खत्म कर लेना। आपके पास बुकलेट वगैरह होगी, देखो बुकलेट में अगर जाओगे तो उसमें पता नहीं तरह तरह के पॉइंट्स दिए होंगे लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अगर जाओगे आपको दिखेगा कुछ और पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो उनका जो मतलब होता है ना एक शॉर्टेस्ट फॉर्म, वो मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। तो आप यहां से पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दुनिया में केमिस्ट्री को लाइक करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, डिसलाइक करने वाले बहुत होते हैं। 100% के रेशियो में 70% बच्चा केमिस्ट्री को डिसलाइक करता है, 30% होता है जो लाइक करता है। और मुझे खुशी है कि मैं उन 30% में आता हूँ। आप में से कितने लोग उन 30% में आते हैं मैं नहीं जानता, आने वाले टाइम में जान जाऊंगा। हाँ, बट जो डिसलाइक करते हैं उन्हें धीरे धीरे जानने लगा हूँ। चलिए नेक्स्ट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है? डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोला जाता है, क्या रीजन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का सिंपल सा रीजन है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होते हैं, यानी इनकी जो वैलेंसी होती है वो फिक्स नहीं होती। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो फिक्स नहीं होता। किसी पे +2 होता है तो सेम एलिमेंट पे +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी कंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, कभी +2 की स्टेट में तो कभी +4 की। जैसे सोडियम हमेशा +1 की स्टेट में होगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 की स्टेट में होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इनका किसी जगह पे +2 स्टेट में, जैसे आयरन देखो तो +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके पास वेरिएबल वैलेंसी है। ठीक, तो वैलेंसी वगैरह अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। पहला पॉइंट सेम है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल।
सेकेंड है दे जनरली कंटेन्स मेटालॉइड्स और सेमी मेटल। मेटालॉइड्स का मतलब क्या होता है? मेटालॉइड्स का मतलब होता है जिनके पास प्रॉपर्टी हो मेटल की भी और नॉन मेटल की। ये कहने की बात है क्योंकि बुक्स में जो ट्रेंड होता है ट्रेंड के हिसाब से बात हो जाती है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली मेटल ही कंटेन करता है। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो मेटल्स ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेटल्स होते हैं। सिल्वर डी ब्लॉक में, गोल्ड डी ब्लॉक में, आयरन डी ब्लॉक में, ठीक है, जिंक डी ब्लॉक में, कॉपर डी ब्लॉक में, तो ये सब मेटल्स ही। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक ट्रेंड की जिसमें हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, यानी हाइड्रोजन से तुम हीलियम की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट हो गया, हाइड्रोजन से तुम फ्रांसियम की तरफ आ रहे हो तो टॉप टू बॉटम हो गया। तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टी के हिसाब से बोला गया है कि मेटालॉइड्स कंटेन करते हैं सेमी मेटल। बस तुम लोग एक चीज याद रखना कि डी ब्लॉक में मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स ही हैं। बट तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा है तो तुम यही लिखोगे मेटालॉइड्स और सेमी मेटल। बट अगर ये ऑप्शन नहीं हो और ऑप्शन में मेटल हो तो बिना सोचे समझे मेटल पे टिक कर देना। बट इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते यार जेईई में। ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि तुम जो आगे पढ़ रहे हो ना उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सबशेल, अब होगा दे कंटेन्स third to 12 groups and 4 to 7 periods in periodic table। एक चीज याद रखना, डी ब्लॉक जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको आप ऐसे पढ़ते हो, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। पहली बात हाइड्रोजन होता ही नहीं उसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आप ऐसे पढ़ते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। सेम पी ब्लॉक को भी आप वैसे ही पढ़ते हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो इनको हम पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम में, लेकिन डी और एफ को हम ऐसे नहीं पढ़ते। हम डी और एफ को वर्टिकल नहीं पढ़ते, हम डी और एफ को हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं। लाइक डी और एफ ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपके दिख रहा है ना, यानी 4th पीरियड से ये 7 पीरियड कंटेन करते हैं। ऊपर तो ये होते भी नहीं है, 1 2 3 पीरियड में तो डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं होता, 4th पीरियड से स्टार्ट होता। तो हमको पीरियड वाइज ही पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। कैसे पढ़ेंगे? जैसे आपके डी ब्लॉक की पहली लाइन होगी स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को नहीं पढ़ोगे, उसके बगल वाले एलिमेंट को पढ़ोगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। डी और एफ को हम हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं, एस और पी को हम वर्टिकली पढ़ते हैं। तो इसमें चार पीरियड ये कंटेन करता है, और उन 4 पीरियड के 4 डिफरेंट नाम होते हैं, यानी उन डी ब्लॉक के 4 डिफरेंट नाम होते हैं। तो मैं लिखवा देता हूं, जो एलिमेंट 4th पीरियड में आते हैं, तो 4th पीरियड यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उनको नाम देते हैं हम 3D सीरीज। यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो 3D में जाते हैं। अब डी में जाते हैं इसीलिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन डी में वो 3D में जाते हैं, यानी सबके 3D में ही जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आयरन ले लूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 2 4 10 12 18 20 26, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल किए, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है। डी में जा रहा है इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है, और 3D में जा रहा है इसलिए ये 4th पीरियड वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। बात को समझना, 4th पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं
ठीक है, डी ब्लॉक, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में जाता है। तो अगर 3D दिख रहा है तो आप क्लियरली बोल दोगे कि ये फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल फिफ्थ पीरियड वाले, तो फिफ्थ पीरियड वाले सेम एज 4D में जाएंगे, उनको 4D सीरीज बोलते हैं। तो फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड, इनको हम पीरियड वाइज पढ़ते हैं। 3D इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज, इसको बोलते हैं 6D सीरीज। सपोज मैंने कोई एक कॉन्फ़िगरेशन किया X, उसमें मैं ले रहा हूं 6D6 और एक बार मैं ले रहा हूं 5D5 और एक बार ले रहा हूं 4D3। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये तीनों एलिमेंट किस पीरियड को कंटेन कर रहे हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये किसमें 6D, इसका मतलब ये 7 पीरियड का एलिमेंट है। ये 5D है, इसका मतलब ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। और ये 4D है, इसका मतलब ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 4th पीरियड वाला 3D सीरीज होता है, 5th पीरियड वाला 4D। तो इसको हम पीरियड वाइज पढ़ते हैं, इसीलिए ये पीरियड वाइज ही देखे जाते हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, ये 4 टाइप की सीरीज कंटेन करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो ये आपका हो गया 3 ब्लॉक, हो गया 3 ब्लॉक की बेसिक नॉलेज जो थी मैंने आपको दे दी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक कहां से निकला है। एफ ब्लॉक कोई अलग से नहीं होता, वो पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है, हमने उसको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा है। पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक कंटेन नहीं करती। एफ ब्लॉक के जो ऊपर आपका एक डायग्राम बना हुआ है ना, लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, सिर्फ पीरियोडिक टेबल इतनी होती है। ये जो नीचे लाइन आती है ना, इसको हम पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं मिल पाई, दैट्स व्हाई इनको निकाल के बाहर रखा गया है। तो इस चीज को याद रखना कि ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है, पीरियोडिक टेबल सिर्फ इतनी सी ही होती है, तो वो पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है। ऐसा मत समझ लेना कि पीरियोडिक टेबल ऊपर वाली भी है, नीचे वाली पीरियोडिक टेबल नहीं, नीचे वाला नहीं होता। अब कोई चीज, सिंपल सी बात है, किसी चीज को हम पीरियोडिक टेबल में नहीं रख पा रहे थे, इसलिए हमने उसको उठा के बाहर एक ब्लॉक बना के रख दिया। तो हम नाम क्या देते हैं उसको, एफ ब्लॉक। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकला। थर्ड ग्रुप की बात करूं, थर्ड ग्रुप किसका है, ट्रांजिशन एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो थर्ड ग्रुप से ही ये निकला हुआ है। थर्ड ग्रुप के नीचे की पोजीशन में देखना 2 जगह आ रही होंगी, एलए, जहां पे एलए में 57 नंबर लिखा हुआ है, यानी 14 एलिमेंट उस एक ब्लॉक में आने थे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जहां पे एक एलिमेंट रखा जा रहा है, वहां पे 15 एलिमेंट तुम कैसे पुट कर सकते थे, तुम क्या मैं क्या, वो ही नहीं कर पाया, तो उसे उठा के बाहर रख दिया गया। पहला सेम पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा। सेकेंड, दे कंटेन थर्ड ग्रुप एंड 6 and 7 periods in periodic table। यानी तुमसे कोई पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो तुम बोलोगे थर्ड ग्रुप और 6 and 7 पीरियड कंटेन कर रहा है। अब मैंने बताया था कि इनको भी पीरियड वाइज ही पढ़ता है, तो जो 6 पीरियड में आते हैं और जो 7th पीरियड में आते हैं उनको बोलते क्या है, तो 6 पीरियड में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं 4F सीरीज। क्यों? क्योंकि 4F, आप लोगों को जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन कराया तो देख लेना, F के सिर्फ 2 ही सबशेल है, 4F एंड 5F, उसके अलावा F का कोई भी नहीं है, और दूसरे को हम बोलते हैं 5F सीरीज। तो जो 4F सीरीज होती है उसी को हम नाम दे देते हैं लेंथेनॉइड्स, और जो 5F होते हैं उसी को हम नाम दे देते हैं एक्टेनॉइड्स। ठीक है,
तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो मैंने बताया था कि मेंडलीव ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो एक्चुअल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही थे, यानी उसने 4f सीरीज और 5f सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया था कि उनकी पोजीशन क्या है, वो कहां से निकले हैं। तो ये सारी चीजें आपको मेंडलीव ने नहीं बताई थी, ये सारी चीजें हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पता चली। नोट डाउन कीजिए इसको भी। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, दे जनरली कंटेन्स हैवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि एफ ब्लॉक जो होता है वो जनरली हैवी मेटल्स कंटेन करता है या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटेन करता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव मैंने लास्ट क्लास में बताया था, खुद का ही डिके करना, यानी उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे रख के तो वो धीरे 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 बिना किसी के रिएक्शन करवाए वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो जो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म होता जा रहा है उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके चारों ब्लॉक और उनकी नॉलेज है। अगर हम बात करें इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो याद रखना जो मेंडलीव के डीमेरिट्स है वही इसके मेरिट्स हैं, तो हटा दूं। तो डीमेरिट्स तो इसके बहुत कम है, क्योंकि डीमेरिट तो इसमें जनरेट होते ही नहीं। ठीक है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी वीन्स, इसमें ज्यादा एक्सेप्शंस मिलते नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं पहले मेरिट्स की। सबसे पहला मेरिट क्या है, सबसे पहला मेरिट था LFPT। LFPT का मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। सेकेंड, LFPT contains 118 एलिमेंट्स, यानी कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, मेंडलीव से भी बहुत ज्यादा है, ट्वाइस से थोड़े से कम। थर्ड क्या है, तो देखो मेंडलीव ने और क्या क्या किया था, मेंडलीव ने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इसने जो भी एलिमेंट्स रखे वो सिस्टमैटिक ढंग से रखे। तो इसका थर्ड क्या है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स, यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी वो एलिमेंट सेम ग्रुप्स में ही रखे गए हैं। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। ठीक है, फोर्थ क्या था इसका, तो फोर्थ ये था कि इसने पहली चीज इसने लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को डिफाइन किया था। उसके अलावा और देखो, ठीक, तो क्या होगा, ही डिफाइंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि उसने लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बारे में बताया था। और क्या था, तो उसके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वही इसके एडवांटेज बनने वाले हैं। तो और डिसएडवांटेज मैंने क्या लिखवाया था, फिर हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें भी फिक्स्ड नहीं थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन की पोजीशन ये भी नहीं बता पाया था। He defined noble gases. He defined noble gases. इसने नोबल गैस के बारे में बता दिया था। और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, तो इसके एडवांटेजेस देखो, कॉमनली अगर बोलूं तो मैं 10-12 लिखवा सकता हूँ। लाइक इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, जिससे उनकी स्टडी करना बहुत इजी हो गया।
और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं हम कि जो मेटल्स थे, जो नॉन मेटल्स थे, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स उसने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में डाल दिए, जिसकी वजह से उनकी स्टडी बहुत ईजी हो गई। ठीक है, वैलेंसी को इसने प्रॉपरली डिफाइन किया था, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड हाइड्राइड्स इसने प्रॉपरली दिया था। ठीक, he defined noble gases, he defined f block elements। चलिए एक काम करते हैं, इतने ही पॉइंट्स अपन देखते हैं। तो ये मॉडल पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स थे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इन मेरिट्स को। बात करते हैं फिर डीमेरिट्स पे, ये नोट कर लिया होगा। डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स क्या क्या थे? देखो दो ही डीमेरिट्स थे इसके, और दोनों क्या थे? पहला था कि ये भी हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी इसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइंड नहीं थी। ठीक है, आज तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं हुई है कि उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या उसको 17th ग्रुप में रखा जाए या पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखा जाए। उसकी पीरियोडिक टेबल उसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं है। और सेकंड क्या था? ए या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, lengthenoids and actinoids position is not defined, यानी कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की पोजीशन भी डिफाइंड नहीं थी, वो पीरियोडिक टेबल के बाहर है, जबकि उन्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर होना चाहिए था। तो इसने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो ढूंढ लिया था, लेकिन उनको जगह नहीं दे पाया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हम इसको ऐसे बोल सकते थे, he did not get, हाँ या ठीक है जो भी है लिखो यार, छोड़ो, यही लिख लो, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, यानी उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर होना चाहिए था और इसने उसको कहाँ रखा? बाहर, तो उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं थी। ठीक है, तो ये था आपका मॉडल पीरियोडिक टेबल, उसका स्ट्रक्चर, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो केमिस्ट्री में जो भी चेंजेस आएंगे वो एक ही फॉर्म के थ्रू आते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म होता है IUPAC का। तो IUPAC ही केमिस्ट्री में जो भी चेंजेस करती है या आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस करेगी वो यही चीज करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम एक चीज देखने जा रहे हैं, देखो जो 100 एलिमेंट्स थे उनके तो प्रॉपर नाम थे, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिल्वर, ये सब तो उनके प्रॉपर नेम थे, लेकिन 100 के ऊपर जो थे उनको नाम नहीं दिया गया था। तो हम उन्हीं की नेमिंग करना सीखेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? IUPAC नेमिंग। तो हम क्या बोलेंगे? IUPAC नेमिंग ऑफ
एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, यानी जो एलिमेंट 100 से ज्यादा नंबर कंटेन कर रहे होंगे उनकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी। जैसे 101, तो एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा जिससे तुम अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 116 एलिमेंट का नेम क्या होगा, तो तुम्हें नाम याद हो नहीं याद हो तुम इस ट्रिक से उसका नाम बता पाओगे। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, ये रूल है। तो मैं तुम्हें एक टेबल बना के दिखाता, इसको हटा देता, यानी 100 से ऊपर की नेमिंग हम कैसे करेंगे ये चीज हम देखने जा रहे हैं। तो देखो इसमें एक टेबल बता देता मैं तुम्हें। अब तुम्हें पता है कि 100 से ऊपर डिजिट आने वाली है, तो मैं एक तरफ ले लेता हूं डिजिट, एक तरफ ले लेता हूं उनका नेम, ठीक है, और एक तरफ ले लेता हूं एब्रीविएशन। ये तीन चीजें हैं, हम इसे एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, डिजिट, नेम, एब्रीविएशन। तो डिजिट हम लेंगे 0 से 9 के बीच में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखो जो 0 होता है, 0 के लिए हम नेम यूज करते हैं निल, और इसका एब्रीविएशन होता है स्मॉल n। 1 के लिए हम यूज करते हैं n, अन, तो ये हो जाता है u। 2 के लिए हम यूज करते हैं बाय, तो ये हो जाता है b, ठीक है। 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, तो ये हो जाता है t। 4 के लिए हम यूज करते हैं क्वाड, तो ये हो जाता है q। 5th के लिए हम यूज करते हैं पेन, तो ये हो जाता है p। 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, तो ये हो जाता है h। 7 के लिए अगेन हेप, तो ये अगेन h। 8 के लिए ऑफ, तो एब्रीविएशन हो जाता है o, और 9 के लिए नोन, तो एब्रीविएशन हो जाता है n। यार एक चीज है, इसको करो सेप्ट, हेप्ट नहीं, यहां पे हम सेप्ट यूज करते हैं, तो ये बन जाता है s, और नोन की जगह हम यूज करते हैं e डबल n, तो इसका एब्रीविएशन हो जाता है e, स्मॉल e। एक बार ये टेबल बनाओ, रूल क्या होता है फिर मैं तुम्हें बताता, ठीक है। इसको बना ले, हटाता मैं। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं नेमिंग की कैसे करें। तो देखो अगर मुझे 100 से ज्यादा कोई भी एलिमेंट लेना है, मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के कोई भी एलिमेंट लेना है, तो मैं उसको कैसे नेम दे सकता हूं वो मैं देखूंगा। तो सपोज करो मेरे को लेना है 101, इसको नेमिंग देना है। तो तुम्हें करना क्या है, ये देखो कि इन डिजिट कौन कौन सी डिजिट आ रही है, तो इसमें पहले आ रहा है 1, फिर 0, फिर 1। तो जो डिजिट 1 थी उसके लिए नेम क्या होता है, नेम होता है अन, होता है। 0 के लिए क्या होता है, निल होता है। 1 के लिए क्या होता है, अगेन अन। तो हमने क्या लिखा, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, फिर अन, तो अन, निल, अन। और इसके साथ क्या करना है, तुम्हें हर केस में IUM जोड़ देना है। तो नाम क्या हो जाएगा, अन, निल, अनियम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया 101 का, अनिल, अनियम, यानी IUM तुम्हें जोड़ देना। जो जो डिजिट हैं उनके नेम शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने लिखवाए हैं, अनिल, बाय, ट्राइड, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, तो वो तुम्हें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में जो भी नंबर होंगे। उसके बाद IUM जोड़ देना है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, अननीलियम, अनिल, अनियम। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, तो देखो पहले तुम्हारा क्या था 1, तो 1 का शॉर्ट फॉर्म क्या है U, फिर 0, 0 का क्या है N, और फिर क्या है 1, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा UNU। यानी एलिमेंट तुम्हारा मिल गया कि 101 पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम है अनिल, अनियम,
और उसका सिंबल है UNU। फॉर एग्जांपल 102, 1 आ रहा है, अन 0 आ रहा है, नील 2 के लिए बाय, फिर हम क्या करेंगे IUM जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा अन नील बाय एम। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा UNB। ठीक है, अब 102 103 मैं सारे तो नहीं कराता, मैं एक बार करा देता 111। तो अन 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 प्लस EM, तो क्या बन जाएगा अन अन अनियम। अरे वो लगता बहुत अटपटा है लेकिन होता भाई ऐसे ही। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा UUU, सिंबल क्या हो जाएगा UU। फॉर एग्जांपल मुझे 116 का करना है, तो 116, तो 1 के लिए नाम होगा अन, फिर से 1 है तो फिर अन, 6 के लिए हेक्स, प्लस IUM जोड़ूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा अन अन हेक्सियम। तो शॉर्ट फॉर्म इसका सिंबल क्या हो जाएगा UUH। फॉर एग्जांपल अगर 118 एलिमेंट है, मुझे उसका नेम और सिंबल चाहिए, तो 1 अन फिर 1 अन ऑक्ट प्लस IUM जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा अन अन ऑक्टियम, अनन ऑक्टियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा UUO। तो ये हो गया आपका IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो आपको मैंने डिजिट के सामने उनके नाम लिखवा दिए, जो जो नंबर आ रहा है शॉर्ट फॉर्म यूज करते रहो, अन नील बाय ट्राई टेट्रा क्वाड। जैसे 114 का बता देता, या फिर 104 का बता देता। 104 देखो 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा अन, 0 आ रहा है तो 0 के सामने नील, 4 आ रहा है 4 के सामने क्वाड, IUM जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अन नील क्वाडियम, शॉर्ट फॉर्म UNQ। ठीक है, तो ये था तुम्हारा IUPAC नेमिंग एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो ये आज आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से अपन कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें स्टार्ट करेंगे, तो इसको जल्दी से पढ़ के आज के आज खत्म कर दो, अच्छे से नोट्स वगैरह बना लो और इनमें प्रैक्टिस कर लेना। 100 से 1118 के बीच में एक बार तुम प्रैक्टिस कर लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर।